व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं पीसी बोल्ट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसडीज़ के बारे में। तो स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डी रैम लेस और डी रैम कैश के साथ आने वाली एसएसडीज़ के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पे दो एसएसडीज़ हैं। पहली है सैमसंग ईवो 850 250 GB की डी रैम कैश के साथ आने वाली एसएसडी। तो ये एसएसडी कुछ इस तरह से दिखती है। 2.5 इंच का फॉर्म फैक्टर है इसका और काफ़ी अच्छी एसएसडी देखा जाए तो। और उसके बाद आती है बहुत ही चीप एसएसडी, ये आती है गीगाबाइट की तरफ से, बहुत ही बजट फ्रेंडली 120 GB की डी रैम लेस एसएसडी। वेल ये दोनों एसएसडीज़ ही आती हैं TLC 3D VNAND फ्लैश के साथ। ये एसएसडीज़ आती हैं दोनों की दोनों। और वेल देखने वाले हैं इसमें हमें परफॉर्मेंस में कहाँ पे इफेक्ट मिलता है और कौन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो वेल वीडियो को एंड ज़रूर देखिए और चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग ईवो 850 250 GB एसएसडी के बारे में। तो ये एसएसडी आती है 256 MB या 512 MB की LPDDR3 कैश के साथ। तो चलिए हम लोग इसका टीयर डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी शार्प नाइफ और अपना स्क्रू ड्राइवर। तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से वार्निंग दे देता हूँ। वेल अगर आप अपनी एसएसडी को ओपन करते हैं तो आप अपनी एसएसडी को डैमेज कर सकते हैं, उसकी वारंटी गंवा सकते हैं और उसका डाटा भी लॉस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ एसएसडी बिल्कुल ना खोलें और अपनी वारंटी ना गंवाएं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं सारी सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो कर रहा हूँ। तो वेल मैं आपको बता दूँ, इस एसएसडी में सिर्फ एक ही स्क्रू है, बाकी जो इसके स्क्रूज थे वो शायद गुम गए हैं। तो वेल इसमें थोड़ा ग्लू लगा होता है। इसे खोलने के लिए हमें चाहिए अपनी चाकू। तो मैं अपना यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे ये फोल्डेबल नाइफ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ अनबॉक्सिंग के लिए। इसे कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रे करेंगे और इसे खोल देंगे एसएसडी को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शायद थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ है और जैसे ही आप इसे खोलते हैं आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। वेल ये एसएसडी मैंने ऑलरेडी खोल रखी थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखती है ये एसएसडी अंदर से। एसएसडी वेल एक्चुअली सिर्फ इतनी ही बड़ी है और बाकी जो इसका केसिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं सैमसंग ईवो 850 250 GB एसएसडी। जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इतनी ही बड़ी एसएसडी है एक्चुअली। और आपको मैं बता दूं, केसिंग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एसएसडी एक्चुअली में छोटी बनाई जा सकती है और भी छोटी बनाई जा सकती है, बट हमें फॉर्म फैक्टर ध्यान में रखना होता है, इसलिए हम लोग एसएसडी इतनी ही बनाते हैं। देखिए इसमें से 3 ही चिप लगी हुई है मेन। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे बीच में लगा हुआ है ये होता है हमारा साटा नैन कंट्रोलर। ये जो हमारा डाटा फ्लो होता है साटा बस से और नैन के बीच में, ये इसी से फ्लो होता है। और ये हमारी लगी हुई है LPDDR3 कैश मेमोरी। ये है शायद 512 MB की और ये है हमारी 3D TLC नैंड फ्लैश। और यहाँ पे आप देखेंगे आपका साटा पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे साटा डेटा और साटा पावर पोर्ट। वेल बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एसएसडी के अंदर, बट हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से काम करती है। और आप यहाँ पे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक और नैंड फ्लैश लगाने के लिए जगह मिल जाती है। और यहाँ पे आपकी होगी फर्मवेयर एंड बायोस चिप। मे भी शायद ये फर्मवेयर बायोस चिप हो या ना हो, मे भी शायद मैं यहाँ पे गलत हूँ। वेल चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब दूसरी एसएसडी के बारे में। ये मेरी गीगाबाइट की 120 GB एसएसडी, जो कि मैं अपने मेन पीसी में यूज़ कर रहा हूँ और इसी से मैंने वीडियो एडिट करा है। चलिए हम लोग जल्दी से इसे खोल लेते हैं। तो वेल इसे ओपन करने के लिए इसमें कोई स्क्रूज नहीं है, बट आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रे करना पड़ेगा अपनी चाकू से और आपको बहुत ही केयरफुली इसे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि वेल ये एक्चुअली प्लास्टिक की बनी हुई एसएसडी है। आप इसकी बॉडी को तोड़ भी सकते हैं, तो ध्यान रखें, इसे एसएसडी को आराम से खोलें। वेल वैसे मैं एसएसडी को ओपन करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसे ओपन कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से धीरे से आराम से, तो आप देखेंगे एसएसडी के अंदर इसी तरह की पीसीबी फिर से आपको देखने को मिलती है। बट आप यहाँ पे देखेंगे इसमें थोड़ा ज़्यादा चिप्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह से दिखती है एसएसडी। वेल मैं इसे निकाल लेता हूँ इसे इसके केसिंग से बाहर। तो इसकी पूरी केसिंग आपकी बनी हुई प्लास्टिक की है, जो हमारी सैमसंग की एसएसडी है वो पूरी बनी हुई है एल्यूमिनियम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको क्वालिटी दिख जाती है यहाँ पे। तो मैं इसे साइड में रख देता हूँ और आप देखेंगे कुछ इस तरह से एसएसडीज़ दिखती हैं। वेल ये है हमारी गीगाबाइट की एसएसडी और ये हमारी सैमसंग की एसएसडी। तो दोनों आपके सामने आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। आपको पता होगा कि जो हमारी जो सैमसंग की एसएसडी है वो महंगी आती है, थोड़ी सी महंगी आती है, और ये हमारी गीगाबाइट वाली थोड़ी सी सस्ती आती है, जबकि दोनों का साइज़ सेम है। बट यहाँ पे जो मैं केस इस टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ उसमें डेफिनेटली बहुत ही सस्ती आई है हमारी गीगाबाइट की एसएसडी। ये मुझे पड़ी थी 1800 रुपीज़ की और जो मेरी सैमसंग वाली एसएसडी है ये अप्रॉक्स 3700 रुपीज़ की आई थी। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें भी साटा पोर्ट कुछ इस तरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप जो साटा कंट्रोलर देख रहे हैं ये लगा हुआ है हमारे फिजन की तरफ से। फिजन 3111S1113 नैन कंट्रोलर है यहाँ पे। और जो हमारी आप नैन फ्लैश देख रहे हैं ये हम एक्चुअली बनी हुई है तोशिबा की तरफ से। 30 GB की एक चिप है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 चिप लगी हुई है। वेल एक्चुअली 32 GB की चिप है, 4 लगी हुई है टोटल यहाँ पे। तो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे 128 GB की टोटल मेमोरी कैपेसिटी। तो वेल पीसीबी देख के तो हमें इतना कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगता है इन दोनों में फ़र्क क्या है, बट मैं आपको यहाँ पे फ़र्क दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 ही चिप लगी हुई है। वेल
सेम दिख रही हैं देखिए। बट मैं आपको यहाँ पे अगर आपको उठा के दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे लगी हुई है DRAM कैश, और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई भी DRAM कैश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ NAND चिप्स ही है। तो वेल ये बस एक ही चिप का अंतर है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी वर्किंग, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से काम करती है और क्यों ये DRAM चिप इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो मेरा फ्यूचर में वीडियो आने वाला है वो आने वाला है हार्ड डिस्क के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं जो फ्यूचर में वीडियो लाऊंगा उसमें इन दोनों हार्ड डिस्क को कंपेयर करूँगा। ये है एक WD ब्लू और ये है हमारी Seagate Barracuda। दोनों की दोनों ही वेल 1 साल पुरानी हार्ड डिस्क है और मैंने इन्हें अच्छे से यूज़ करा है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ जो ये दोनों हार्ड डिस्क है आपको देखने को मिलेंगी, इनमें क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से परफॉर्म करती हैं, हम लोग सब देखने वाले हैं। वेल ये वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे होगा, तो हम लोग इसे हटा देते हैं जल्दी से जल्दी हार्ड डिस्क को, और हम SSDs पे आ जाते हैं जो हमारा ये करंट टॉपिक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी Samsung Evo 850 जो कि DRAM कैश वाली SSD है, मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से काम करती है। तो मैंने इसका ऑलरेडी डायग्राम बना रखा है, तो मैं उसकी हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमने इसको SSD को साइड में रख दिया है और मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसका डायग्राम जो मैंने बनाया था यहाँ पे। तो वेल ये रहा वो Samsung Evo 850 SSD का डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से जो हम सारे कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है वो मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो ऊपर ही मैंने यहाँ पे Samsung Evo 850 SSD का नाम लिख रखा है, यहाँ पे 250 GB जो इसका साइज़ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं SSD की सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, ये जो है इसका है SATA NAND कंट्रोलर। तो ये बनाया हुआ है यहाँ पे Samsung की तरफ से S4LN062X01Y030, या जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे हमारी जो DRAM कैश है LPDDR3 यहाँ पे कैश मेमोरी हमें दी गई है। ये शायद 256 MB या 512 MB की कैश मेमोरी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेल ये जो कैश मेमोरी है ये हमारा डेटा मैप होता है वो स्टोर करती है, और ये यहाँ पे लगी हुई है, देख रहे हैं आप यहाँ पे एग्जैक्टली। फिर आप देख रहे हैं जो ये छोटी चिप लगी हुई है ये एक्चुअली हमारी है फर्मवेयर एंड बायोस चिप, जो कि यहाँ पे बनी हुई है, शायद 8 या 12 MB की होती है। फिर यहाँ पे लगी हुई है हमारी K90 MGY 8H5A 3D V9 फ्लैश। तो ये वही चिप है जहाँ पे हमारा डाटा सारा फिजिकली स्टोर होता है। वेल इस चिप के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो सैमसंग ही है। इन्होंने 250 GB की एक सिंगल स्टिक बनाई है, और ये सिंगल स्टिक एक Samsung Evo 250 GB की SSD के लिए काफ़ी है, जो कि यहाँ पे लगी हुई है, आप देख रहे हैं। वेल इसमें जो ये कनेक्टेड होती है ये चिप ये कनेक्टेड होती है हमारी फ्लैश बस से, जो कि मेमोरी कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो एम्प्टी स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक सेम चिप यहाँ पे लगाई जा सकती थी, और जिसकी वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती। तो वेल SSD के अंदर फिजिकली बस यही सब चीज़ें थी। यहाँ पे हमारी फ्लैश चिप थी, ये हमारा कंट्रोलर था, ये हमारी SATA बसेस थी, और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड थी। वेल चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं SSD किस तरह से काम करती है। तो वेल जब हम लोग इसको पावर अप करते हैं SSD को, तो सबसे पहले जो हमारा NAND कंट्रोलर होता है ये एक्चुअली जो फर्मवेयर चिप से रीड करता है कि एक्चुअली इसे करना क्या है। तो वेल इस चिप में स्टोर होता है हमारे SSD का नाम, उसे क्या करना है उसका सारा फर्मवेयर इस चिप में स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है Samsung Evo 850, इसके बारे में सारी डिटेल इस चिप के अंदर स्टोर होती है। तो फर्मवेयर की हेल्प से हमारा जो SATA NAND कंट्रोलर होता है वो हमारा जो डाटा मैप होता है जो हमारे QLC फ्लैश के अंदर स्टोर होता है, उसे कॉपी करके जो DRAM हमारी कैश मेमोरी है उसमें स्टोर कर देता है, ताकि हमारे जो NAND कंट्रोलर को तुरंत पता चल जाए कि कौन सा डाटा किस जगह पे किस सेल में किस मेमोरी में स्टोर है। फिर जो हमारा डाटा मैप होता है ये हमारे बहुत काम आता है SSD के परफॉर्मेंस में, और ये हमारे जो DRAM में स्टोर होता है इसकी वजह से हमारे SSD की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है डाटा एक्सेस करने में। जैसे हम लोग हमारा कंप्यूटर कुछ डाटा रिक्वेस्ट करता है SATA की हेल्प से, तो ये सबसे पहले जो हमारा SATA कंट्रोलर होता है ये एक्चुअली इसी इंडेक्स में चेक करता है कि हमारा डाटा किस जगह पे स्टोर है NAND चिप में। फिर हमारा फ्लैश कंट्रोलर उस डाटा को हमें कॉपी करके हमारे PC में दे देता है। कुछ इस तरह से हमारी SSD काम करती है। वेल कैश मेमोरी का और भी बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। इसका यूज़ होता है एज अ राइटिंग कैश, जैसे कि हम लोग कोई छोटी छोटी फाइल कॉपी कर रहे हैं SSD के अंदर, मतलब राइट कर रहे हैं। तो SSD एक्चुअली जो हमारी NAND चिप होती है वो इतनी फास्ट नहीं होती छोटी छोटी फाइलों को राइट करने के लिए, मतलब इतनी फास्ट नहीं होती है कंपेयर टू DDR चिप। तो एक्चुअली होता ये है जैसे कि हम लोग छोटी छोटी फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो जो हमारा NAND कंट्रोलर होता है ये एक्चुअली क्या कर देता है उस फाइल को जो हमारी DRAM चिप होती है उसके अंदर राइट कर देता है। अब क्या होता है इससे हमारी जो SSD होती है इसे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है राइटिंग करने के लिए। रैंडम राइट्स में बहुत तेज परफॉर्मेंस हमें मिल जाती है यहाँ पे। अब फिर क्या होता है इसी चीज़ को कुछ देर बाद जो हमारी जो NAND चिप फ्री होती है तो उसे धीरे धीरे इसमें राइट कर दिया जाता है। इसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है राइटिंग में। और इसी तरह अगर हमारा PC बार बार कोई फाइल NANड चिप के अंदर से रीड करता है तो हमारा फर्मवेयर होता है एडवांस फर्मवेयर, ये इस NANड कंट्रोलर को बताता है कि ये फाइल बार बार रीड की जा रही है, और ये NANड कंट्रोलर उसी फाइल को कॉपी कर देता है हमारी DRAM चिप के अंदर। इससे होता ये है कि जो DRAM चिप होती है काफ़ी फास्ट होती है और इसकी काफ़ी कम लेटेंसी होती है, तो हमारे PC बार बार उस फाइल को वहीं से रीड कर लेता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो कोई काम बार बार करते हैं उस चीज़ में हमारी SSD काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग रीड कैश, मतलब जो कोई चीज़ हम लोग बार बार रीड करते हैं वो हमारा जो SSD होती है उस चीज़ को कैश में स्टोर कर लेती है और हम लोग बार बार उसे वहीं से रीड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी सी SSD है यहाँ पे और इतने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क ये करती है। तो वेल SSD में इतना मुझे एक्सप्लेन करने के लिए था, और ये SSD है तो छोटी बट काम बड़े बड़े करती है।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जो हमारी डेडिकेटेड डी रैम चिप लगी हुई है इसका कितना बड़ा यहाँ पे काम है, और इसीलिए हम लोग इस एसएसडी को बोलते हैं डी रैम कैश्ड एसएसडी। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे चिप लगी हुई है कितना बड़ा काम यहाँ पे रोल प्ले करती है। और ये जो कनेक्टेड होती है हमारी डी रैम कैश, ये DDR बस से कनेक्टेड होती है, जो कि सेम हमारी जो डी रैम चिप होती है, हमारे मतलब डी रैम जो हमारी रैम होती है डेस्कटॉप के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड होती है। मतलब वही बस और वही स्पीड होती है यहाँ पे, और सेम लेटेंसी में यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो वेल ये थी हमारी सैमसंग Evo 850 GB SSD, और ये साइज़ इसका कुछ इतना ही बड़ा है, देख सकते हैं कितनी छोटी SSD है। और ये केस ये कुछ फिट थी, ये हमारे जो केस होता है SSD का वो इतना बड़ा केस होता है, कुछ यहाँ पे 2.5 इंच का। तो हमें इस केस की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने इतनी बड़ी SSD क्यों बनाई? तो मैं आपको बता देता हूँ, जो SSD होती है इसे हम लोग छोटा बना सकते हैं, इसे और भी छोटा बना सकते हैं, बट हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है 2.5 इंच ड्राइव का, वो इतना ही बड़ा होता है। और इसी जगह पे देखेंगे आप अपने जितने भी SSD देखी होंगी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी साइज़ की होती हैं, और यहीं पे ही पोर्ट होता है इनका। तो मैंने इस SSD को खोलने के चक्कर में इसे थोड़ा डैमेज कर दिया था इसकी बॉडी को। तो SSD कुछ इस तरह से दिखती है, और इसका फॉर्म फैक्टर होता है 2.5 इंच, इसलिए इतनी बड़ी बनाई जाती है, इतना बड़ा केस बनाया जाता है। और इसका केस बना हुआ है एल्यूमिनियम से, तो अच्छा खासा एक कुछ हीट सिंक की तरह हमें SSD को हेल्प कर देता है कूलिंग करने के लिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारी गीगाबाइट की SSD के बारे में। तो मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे ऑलरेडी ओपन है, और इसमें डी रैम चिप नहीं है, तो मतलब ये डी रैम लेस SSD है। तो देखते हैं हम लोग इसमें किस तरह से काम करती है और कैसे काम करती है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो नैंड कंट्रोलर लगा हुआ है, साटा नैंड कंट्रोलर, ये लगा हुआ है फ्यूजन की तरफ से PS3111S11 साटा नैंड कंट्रोलर। तो ये सपोर्ट करता है साटा 6 Gbps की स्पीड, और यहाँ पे सपोर्ट हमें मिलती है यहाँ पे 4 नैंड चिप लगी हुई। तो ये चारों की चारों एक्चुअली कनेक्टेड है RAID 0 कॉन्फ़िगरेशन में, और चारों की चारों चिप बनाई हुई हैं तोशिबा की तरफ से। इनका मॉडल नंबर है TT18G53AINI। ये है 64 लेयर की 3D TLC NAND फ्लैश चिप, और एक चिप है 32 GB की। और यहाँ पे हमारी लगी हुई है, यहाँ पे टोटल चिप लगी हुई है यहाँ पे 4 चिप देखेंगे आप यहाँ पे, तो 2 पीछे लगी हुई हैं और यहाँ पे 2 आगे भी लगी हुई हैं। तो ये चारों की चारों हैं तोशिबा की तरफ से हैं, और ये चारों की चारों कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैश बस। इसके बाद जो हमारा जो नैंड कंट्रोलर लगा हुआ है ये कनेक्टेड है हमारी फर्मवेयर एंड बायोस चिप की वजह से, जो कि शायद यहाँ पे लगी हुई है। मे बी शायद ये फर्मवेयर एंड बायोस चिप ना भी हो। तो अगर आप इस SSD को देखेंगे ध्यान से तो एक्चुअली देखने में तो सेम लगती हैं, बट अगर आप चिप पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये SSD काफ़ी अलग है, जो हमारी जो डी रैम कैश वाली SSD थी उससे काफ़ी अलग है। बट जो हमारा नैंड कंट्रोलर लगा हुआ है कनेक्टेड उसी तरह से होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा साटा बस की हेल्प से हमारे PC से डायरेक्टली। फिर हमारा नैंड कंट्रोलर कनेक्टेड होता है हमारी नैंड फ्लैश चिप से, जो कि कनेक्टेड होता है फ्लैश बस से। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चारों की चारों जो हमारी चिप लगी हुई है, चारों की चारों फ्लैश बस से कनेक्टेड होती हैं। बट आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है कोई भी डी रैम कैश कोई चिप नहीं आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इस SSD को डी रैम लेस SSD, क्योंकि इसके अंदर डी रैम कैश जो डेडिकेटेड डी रैम नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग डी रैम लेस SSD बोलते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव उसी तरह काम करती है जैसे कि हमारी सैमसंग वाली काम कर रही थी, बट यहाँ पे हमें डेडिकेटेड डी रैम चिप नहीं मिलती है। तो हमारा जो डाटा मैप होता है वो किसी एक चिप में स्टोर होता है, और ये डाटा कॉपी डायरेक्टली कर दिया जाता है हमारी नैंड कंट्रोलर की हेल्प से डायरेक्टली हमारे PC के रैम में। अब अगर हमें SSD में कोई फाइल हमें एक्सेस करनी है तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो उसे एक्चुअली चेक करता है हमारे रैम के अंदर कि वो फाइल कहाँ पे है। फिर हमें जो नैंड कंट्रोलर होता है उसे बताता है कि SSD की इस चिप के अंदर, इस सेल के अंदर ये फाइल स्टोर है। तो जो हमारा नैंड कंट्रोलर होता है उस चीज़ को कॉपी करके हमें कंप्यूटर में दे देता है। तो देखेंगे अब यहाँ पे जो लेटेंसी होती है काफ़ी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है यहाँ पे, और हमारी जो डी रैम वाली SSD थी वहाँ पे हमें उससे काफ़ी कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है यहाँ पे कंपेरिजन में। इस केस में अगर हम लोग SSD में कोई चीज़ रीड करते हैं, सबसे पहले वो रैम में मतलब हमारे PC चेक करता है रैम में वो चीज़ कहाँ पे स्टोर है। फिर रैम हमें बताती है हमारे नैंड कंट्रोलर को कि इस चिप के इस जगह पे स्टोर है। फिर ये नैंड कंट्रोलर होता है उस चीज़ को कॉपी करके हमें PC में दे देता है। तो इसकी वजह से लेटेंसी काफ़ी कम पड़ जाती है, और हम एक चिप में हम लोग चेक करते हैं कि वो फाइल कहाँ पे है। बट आपको मैं बता दूँ इसका थोड़ा एक फ़ायदा होता है ये, क्योंकि देखिए आप इसमें ज़्यादा चिप लगी हुई है बहुत सारी। तो अगर मान लीजिए कोई एक चिप में अगर डाटा राइट हो रहा है तो दूसरी चिप होती है उसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए जो हमारे साटा में जो लेन होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए हम लोग इस SSD को साइमल्टेनियसली रीड और राइट कर सकते हैं, मे बी शायद थियोरेटिकली, क्योंकि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया है किस तरह से हमारी डी रैम SSD काम करती है। और चलिए इस SSD को मैं पैक कर देता हूँ, फिर हम लोग इसका बेंचमार्क करने वाले हैं। और मैं बेंचमार्क करने वाला हूँ दोनों SSD को 50% और 50% से ज़्यादा राइट करने के बाद, और फिर उन्हें बेंचमार्क करने वाला हूँ। तो इससे हमें एक्जैक्टली SSD को जो हमें पता चल जाएगी SSD किस तरह से परफॉर्म करती है। तो SSD आप देख रहे हैं इसका भी PCB साइज़ काफ़ी छोटा है यहाँ पे, और बस हमें फॉर्म फैक्टर के लिए इतनी बड़ी हमें बॉडी देखने को मिल जाती है। बेसिकली SSD में इतना ही होता है ज़्यादा कुछ समझने के लिए, बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे कि हार्ड डिस्क होती है।
होती हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएसडी की जो हमारी परफॉर्मेंस होती है, हमें बेंचमार्क में किस तरह से एसएसडी परफॉर्म करती हैं। बट आई थिंक मुझे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बतानी बहुत ज़रूरी है उससे पहले कि ये लिखा क्या होता है TLC NAND, ये है क्या एक्चुअली, ये TLC का मतलब क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये रहा वो पेज। तो एक्चुअली TLC, SLC और MLC, QLC जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये इसका मतलब होता है ये सेल टाइप होते हैं एक्चुअली एक टाइप के, जो कि SSD की जो चिप बनी होती है उनसे बनी होती है। तो SLC का मतलब होता है सिंगल लेवल सेल, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो हमारा SLC सेल होता है, मतलब जो सिंगल लेवल सेल होता है, वो एक सेल में एक ही बिट स्टोर करता है और ये इसलिए इसे बोलते हैं SLC। और जो हमारा MLC होता है वो मल्टी लेवल सेल बोलते हैं उसे, और ये एक सेल में 2 बिट स्टोर करता है। बट मैं आपको बता दूं एक चीज़, जो हमारा जो एक सेल होता है, अगर उसे रीड और राइट करना है तो उस पूरे सेल को या तो रीड करना पड़ेगा या तो राइट करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा TLC यानी ट्रिपल लेवल सेल। जो आप SSD देख रहे हैं इनमें TLC सेल यूज़ किए गए हैं। TLC का मतलब होता है इसमें एक ही सेल में 3 बिट स्टोर की जा सकती हैं। फिर आता है हमारा QLC यानी क्वाड लेवल सेल। इस सेल में 4 बिट स्टोर की जा सकती हैं एक ही सेल के अंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टोर की जाती हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा सेल ज़्यादा बेटर होता है SSD के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बना रखे हैं। अगर आप देखेंगे कौन सा सेल ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो आप देख रहे हैं QLC पहले बहुत चीप आता है, फिर TLC, फिर MLC, फिर SLC, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं कि SLC सेल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इसका रिलायबिलिटी की बात किया है, तो QLC सेल बहुत कम रिलायबल होता है कंपेयर टू SLC। तो यहाँ पे इस तरह से TLC QLC इस तरह से हमें अरेंज करी जाती है। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्पीड है, तो QLC की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए जो QLC जो एक ही सेल में 4 बिट होती हैं और एक टाइम में हम लोग चारों बिट को रीड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से QLC सेल काफ़ी तेज़ होता है SLC के कंपेरिजन में। बट यहाँ पे आप रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो मतलब आपकी SSD कितने दिन टिकेगी, तो यहाँ पे QLC सेल होता है वो जल्दी वेयर आउट हो जाता है। क्योंकि देखिए अगर हमें एक ही बिट को राइट करना है तो पूरे सेल को इरेज करना पड़ेगा, फिर राइट करना पड़ेगा। इसकी वजह से QLC सेल काफ़ी अनरिलायबल होता है कंपेयर टू SLC सेल के हिसाब से। और भी इसमें काफ़ी बहुत चीज़ें होती हैं कि किस लिए ये अनरिलायबल है, और इस तरह से यहाँ पे हमारी सब चीज़ें आती हैं। फिर हम बात करें लेयर्स की, तो जो आप देख रहे हैं लेयर में बहुत सारे सेल होते हैं, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। ये सेल अरेंज होते हैं ग्रिड के फॉर्म में, मतलब इसमें रोज़ होती हैं और कॉलम होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें मैंने बना रखी हैं 3 रोज़ और 4 कॉलम। तो ये 12 मतलब ये यहाँ पे 12 सेल की एक लेयर है। इसमें मतलब अगर SLC होगा तो 1 बिट हो, मतलब हर सेल में 1 बिट स्टोर होगी, MLC होगा 2 बिट और TLC होगा 3 बिट। फिर ये लेयर एक के ऊपर एक रखी जाती हैं और इन्हें स्टैक किया जाता है एक के ऊपर एक, और इन्हें बोलते हैं हम लोग 3D स्टैक। इसका मतलब होता है कि एक सेल में बहुत सारी लेयर होंगी और बहुत सारी लेयर में बहुत सारे सेल होंगे ग्रिड के फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा डाटा स्टोर होता है सेल के फॉर्म, मतलब सेल के अंदर। तो बेसिकली SSDs के अंदर यही सब होता है, और आप किसी भी SSD को आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रियल लाइफ परफॉर्मेंस में कि किस तरह से जो हमारी गीगाबाइट की SSD है जिसके अंदर DRAM कैश नहीं है, ये किस तरह से कम्पीट करती है हमारी Samsung Evo 850 जिसके अंदर DRAM कैश है इसके साथ। तो मैं इसे अपने PC में लगाने जा रहा हूँ और फिर हम लोग इस पर बेंचमार्क करेंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हमारे PC के अंदर, और मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मेरी SSD कहाँ पे लगी हुई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी SSD लगी हुई है। यहाँ पे जो मेन हमारी गीगाबाइट की SSD है इसके अंदर मेरा विंडो इंस्टॉल है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में यहाँ पे 850 EVO, ये हमारी सैमसंग वाली ड्राइव है। बट यहाँ पे सबसे पहले बेंचमार्क करने वाला हूँ हमारी गीगाबाइट की SSD का। तो मेरी स्पेक्स में है इंटेल कोर i5 10400F, Asus Prime H410ME मदरबोर्ड और 8GB DDR4 रैम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क यहाँ पे।
तो बेंचमार्क पे नज़र डालने के बाद हमें पता चल चुका है कि जो हमारी डी रैम वाली SSD है सैमसंग EVO 850 वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है हमारी गीगाबाइट वाली SSD के हिसाब से। बट देखा जाए गीगाबाइट वाली का प्राइस तो काफ़ी कम है और सैमसंग वाली SSD का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप साइज़ दोनों की सेम लें तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। बट यही कोई आपको 500 से 600 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं आप अगर मुझसे रिलायबिलिटी की बात पूछें तो मैं आपको बता दूं, सैमसंग की जो SSDs होती हैं वो रियल लाइफ में हमने बहुत बार देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो सैमसंग की SSD ज़रूर लें। और इसी तरह से हम वीडियो के एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा हार्ड डिस्क के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया था किस तरह से बेस्ड होने वाला है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके मैं बता देता हूँ आपको, वो होगा ग्राफिक कार्ड के ऊपर। हम यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं GT 710, GT 1030 और GTX 1050 Ti, जो कि तीनों के तीनों ग्राफिक कार्ड मैंने खुद यूज़ करे हैं पर्सनली। और एक बार मैं आपको यहाँ पे पर्सनली इसका मतलब जो बेंचमार्क होगा आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो इस बार मतलब मैं आपको बता दूं, वीडियोस छोटे आएंगे, जो दोनों के दोनों होंगे वीडियोस वो 6 से 7 मिनट के वीडियो होंगे। क्योंकि देखिए जो बहुत बड़े वीडियो होते हैं उनमें देखा है मैंने व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं और वॉच टाइम भी काफ़ी कम आते हैं। बट हाँ, आप बड़े वीडियो आप ज़रूर आएंगे। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ के समझाने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर उस पर वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा वीडियो उसके ऊपर, तो वीडियोज़ आते रहेंगे। बट बात की जाए मेरे टाइम की, मैं किस तरह से वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप देख रहे हैं मेरे वीडियोस काफ़ी लेट अपलोड हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मेरा स्कूल चल रहा है और क्लास 12th में हूँ मैं, और बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ऑलवेज मैंने यहाँ पे सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है और मैं अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ स्कूल में डेफिनेटली। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसका लाइक कीजिए। क्योंकि देखिए मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ बहुत सारी वेबसाइट पे। मैं आपको अपने फेवरेट वेबसाइट के नाम बता देता हूँ, जैसे कि टॉम्स हार्डवेयर हो गया, WCCF टेक हो गया और विकीचिप हो गई। ऐसी वेबसाइट पर आपको काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको मुझे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछने का मन हो तो आप मुझे प्लीज़ डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करें @PCBolt। मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आपको बता दूँगा हो सकेगा तो। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा दें। और फ्यूचर में आपको अगर वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर मैं ही अपने कुछ अच्छे टॉपिक बना के आपको भेजता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।